आज चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन है पहला जो आपका वो है एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। ठीक है ना। या r दूरी पर स्थित ना देके सिर्फ इतना दे सकता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो उत्तर क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु O पर प्लस Q आवेश लेते हैं और एक बिंदु P लेते हैं जो इससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है इस आवेश से। इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है। और यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 कल्पना करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तीव्रता इस आवेश के कारण ज्ञात करनी है, तो इसकी जो दिशा होगी वो आवेश से बाहर की ओर होगी और बल इसी डायरेक्शन में लगेगा, F। चित्र का नाम आप क्या दे देंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका चित्र का नाम हो गया। शुरुआत क्या करोगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P पर परीक्षण धनावेश कौन सा, प्लस Q0 रखा है। ठीक है, तब कूलाम के नियम से क्या होता है, कूलाम के नियम से इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला जो बल होगा प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। यहाँ Q1 की जगह हो जाएगा Q, तो 1/4πε0 Q0 बट्टे r², Q2 की जगह Q0। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि उस बिंदु पर रखा कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर आवेश कौन रखा है, बिंदु P पर, ध्यान दीजिए Q0 रखा है, कितने बल का अनुभव करता है, F बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा, तीव्रता बराबर बल बट्टे आवेश, तो E बराबर F बट्टे Q0, तो बराबर 1/4πε0 Q0 बट्टे r² पूरे का बट्टे Q0 से Q0 कैंसिल, क्या है अपने पास 1/4πε0 Q/r²। ये आपकी तीव्रता का व्यंजक हो गया। क्योंकि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ आप न्यूटन प्रति कूलम रख देंगे। कोई भी किसी भी राशि का व्यंजक निकालते समय आप यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम मतलब उसका तीव्रता का मात्रक रखेंगे। नीचे आप लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है, या कि यह कह सकते हैं कि यही एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर है आपका, दूसरा क्वेश्चन, टॉपिक आपका विद्युत द्विध्रुव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ELECTRIC इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी परिभाषा है, यदि दो बराबर एवं विजातीय आवेश यदि समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों, विजातीय आवेश एक दूसरे से यानी परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, यानी उनके बीच की दूरी बहुत कम, अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो जो वो मिलकर निकाय बनाएंगे उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो प्राप्त निकाय को
प्राप्त निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन आवेशों को जो रेखा मिलाती है, इन आवेशों को, यानी जिनसे मिलकर ये विद्युत द्विध्रुव बन गया, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो आवेश हमने ले लिया, एक बिंदु ए पर, एक बिंदु बी पर, एक को -q, एक को +q। इन दोनों को मिला दिए। यदि इनके बीच की जो दूरी है 2l होती है, मानते हैं ये बहुत कम हो, तो क्या मानेंगे कि माना -q और +q आवेशों के बीच की दूरी 2l बहुत कम है, तब AB एक विद्युत द्विध्रुव होगा, क्या होगा? एक विद्युत द्विध्रुव होगा। और AB को द्विध्रुव अक्ष कहेंगे, क्योंकि AB रेखा इनको मिलाती है, तो यही AB क्या कहलाएगी? द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पर 2l को, ये जो 2l होता है, 2l को विद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई कहते हैं। प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एक आदर्श द्विध्रुव है उसके लिए ए और बी के जो बीच की दूरी है वो लगभग शून्य होनी चाहिए, और लगभग शून्य का मतलब वो बिंदु आकार का हो जाना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन गया कि एक आदर्श द्विध्रुव का आकार जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिंदु आकार का होना चाहिए। यानी एक आदर्श द्विध्रुव बिंदु आकार का होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। तो ये विद्युत द्विध्रुव कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपका आता है अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा है, और मूवमेंट को MOMENT, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी परिभाषा देखिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव उसके किसी एक आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों, जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आप विद्युत द्विध्रुव बना लें, फिर उसके बाद आघूर्ण निकाल लेंगे। वही A B -q +q, इनको मिला दिए, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चित्र का नाम आप दे दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव। चित्र का नाम आप क्या दे देंगे? जो पहले चित्र बना था उस चित्र का नाम दे देंगे विद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पर नाम दे देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चित्र का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ आप लिखेंगे, माना
माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी किनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, P बराबर आवेश दोनों क्यों है, एक का परिमाण ले लिए तो क्यू गुणे दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो P बराबर हो गया 2QL। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे जो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि हो गई तो इसमें दिशा होगी, तो इसकी दिशा किस तरफ होती है, ध्यान दीजिए, सदिश राशि है, इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, किसकी ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होती है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सदिश रूप में वेक्टर P बराबर क्या होगा, देखिए 2 भी अदिश राशि है, Q भी अदिश राशि है, L भी अदिश राशि है, तो इसके गुणे में लेते हैं एकांक सदिश, जहां P कैप बराबर है वेक्टर P की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। चलिए अब आप इसका मात्रक बताएंगे, क्योंकि मात्रक आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मात्रक क्या करेंगे, सूत्र P बराबर 2QL से P का मात्रक बराबर 2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो Q का मात्रक गुणे L का मात्रक। FI में मैं बता देता हूँ, CGF में आप देख लीजिएगा। FI पद्धति में P बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणे मीटर, जिसको इस तरह भी परीक्षा में लिखा जाता है, आपको उसमें लिखा मिलेगा यदि सही जोड़ी में, तो कूलाम डैश लगा के मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। CGF पद्धति में निकालें तो स्थैत कूलाम गुणे सेंटीमीटर। अब आपका बीमी सूत्र यहाँ बताएंगे, तो बीमी सूत्र के लिए क्या लेते हैं, यही सूत्र P बराबर 2QL से, P बराबर 2QL से, 2 का तो कोई 2 बीमाहीन राशि है, Q का मात्रक क्या हो गया 80 होता है, आप पहले पढ़े आवेश का, गुणे L का मात्रक क्या हो गया L मीटर में, बराबर हो गया ये LTA। यदि इसको m के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा m0 LTA, ये आपका बीमी सूत्र हो गया। तो मात्रक और बीमी सूत्र आपके निकाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप आज के पार्ट 5 में आप पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन क्या बनता है, अच्छी स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति क्या है, ठीक है ना, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान दीजिए, उत्तर कहाँ से उत्तर लिखेंगे,
अच्छी स्थिति को अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्फियल पोजीशन, END एंड ऑन पोजीशन या एक्फियल AXIAL अच्छी स्थिति। इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति। और निरक्षी स्थिति को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, जब कोई बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है कहाँ पर स्थित हो? बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष किस स्थिति में कहा जाएगा? अच्छी स्थिति में कहा जाता है। अच्छी स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति उसी कहते हैं। स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाता है। अब देखिए इसका व्यंजक क्या, कैसे शुरुआत करेंगे आप व्यंजक में? एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे AB, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव अक्ष है, इसको आप बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो एक बिंदु क्या ले लेंगे? P। विद्युत द्विध्रुव को -Q से बना है +Q से। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, यानी O से R दूरी पर ये बिंदु P मानते हैं कि O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। अब यहाँ पर जब +Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यदि इसको हम E1 ले लें तो ये इस डायरेक्शन में होगी, बाहर की ओर E1, और -Q आवेश के कारण जो लेंगे वो इधर हो जाएगी वेक्टर E1, और ये हो जाएगी वेक्टर E2। यदि -Q आवेश के कारण E2 है और +Q आवेश के कारण E1, तो माइनस के कारण अंदर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर। चित्र का नाम लिख दीजिए। चित्र का नाम आप इतना भर लिख सकते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। किससे मिलकर बना है ये देख लीजिए, जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है ना। अंग्रेजी से लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज -Q एंड +Q। द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम इज 2L। दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर किस स्थिति में है? अच्छी स्थिति में। तो आप लिख देंगे कि अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। नीचे आप लिख सकते हैं माना, लेना हो तो ले सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं। माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, यानी जो माध्यम है वहां का परावैद्युतांक कितना है? K है। ठीक है। चलिए तब देखिए, तब चित्र देखते जाइएगा। ए परिस्थित कौन सा आवेश है? पर -Q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी तीव्रता माने माइनस क्यू आवेश के कारण? E2 अंदर की ओर तीव्रता E2 बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई, अभी आप पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं जो आज की वीडियो में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिस आवेश के कारण हो Q अपान R स्क्वायर। माइनस यहाँ क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जब आप पहला क्वेश्चन पढ़े तो वहाँ कूलाम का नियम लगाए थे। कूलाम के नियम में सिर्फ आवेश का परिमाण होता है, ठीक है ना, तो परिमाण यहाँ लिया जाएगा, उसका चिन्ह सहित नहीं लिया जाएगा। Q अपान R स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा, R स्क्वायर मैंने क्यों लिखा आपको समझाने के लिए। वहाँ दूरी R होती थी, यहाँ इस आवेश से जिसके कारण ज्ञात करनी है उससे P की दूरी कितनी है जहाँ पर ज्ञात करनी है जिस बिंदु पर, AP, तो R की जगह हो जाएगा AP का स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे AP का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? AP स्क्वायर बराबर। अब AP का डायरेक्ट मान नहीं है चित्र में, आप देखिए AP का डायरेक्ट मान आपको नहीं दिया। इधर देखिएगा थोड़ा, ये दो ध्रुव का मध्य बिंदु था, दोनों के बीच की दूरी 2L थी, तो ये भी L हो गई और ये भी L हो गई, ठीक है ना। तो जो AP की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दोनों ऐड होकर मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? माध्यम का परावैद्युतांक K है तो यहाँ K का यूज करेंगे, एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान AP की जगह हो जाएगा OP धन OA का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान कितना हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये E2 की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद इसी प्रकार B पर स्थित, कौन सा स्थित है? प्लस क्यू आवेश। B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि प्लस क्यू के कारण क्या लिए थे? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, अब इसकी दूरी कितनी है? थोड़ा एक बात और यहाँ बता दूँ, यहाँ यदि डायरेक्शन लिखें कि किस दिशा में इसकी होगी तो आप देखिए जो E2 की दिशा है वो P से A की तरफ है, यानी वेक्टर PA दिशा में, और जो E1 की डायरेक्शन है ये जो BP स्क्वायर, तो E1 की डायरेक्शन कहाँ है? BP दिशा में, वेक्टर BP दिशा में, ठीक है। चलिए तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, अब BP का मान देखिए चित्र में, तो BP की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, वहाँ पर क्या मिलेगा हमको? ये OP और माइनस OB का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1/, क्योंकि BP का मान क्या हो गया? OP माइनस OB, होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हुआ OP प्लस OA, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये E2 की वैल्यू हो गई। अब आप चित्र में देखिए, चूंकि E1 Y2 एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है। कहाँ पर कार्यरत हैं? परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। ध्यान दीजिए, जो बल की दिशा में है वो E1 है और जो विपरीत दिशा में है वो E2 है, ठीक है। तो इनकी जो तीव्रता होगी, कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी का मतलब कुल तीव्रता जो होगी वो दोनों के योग के बराबर होगी, कुल तीव्रता, ठीक है। ध्यान दीजिए, कैपिटल E मानते हैं कुल तीव्रता को, तो कैपिटल E बराबर दोनों के योग के बराबर हो गई E1 प्लस E2। ध्यान दीजिए, जो E1 है ये E1 और E2, जो E1 है वो पॉजिटिव, जो E2 है वो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा E1 माइनस E2। दोनों को वैल्यू पुट कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? दोनों में कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q कॉमन मिल गया। अंदर देखिए क्या बचा? 1/, इसमें सब निकल आया, बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बचा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए बराबर, ये जो करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, अंदर इनका एलसीएम ले लीजिए तो R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, एलसीएम आया, इसका भाग इसमें कराए तो ये बचा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा 1 में,
तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसका भाग इसमें कराए तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, उसका ऊपर गुणा हो गया, बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू हुआ। अंदर देखिए इसमें दोनों का होल स्क्वायर है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इन पूरे का दोनों का क्या हो गया इसका स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, खोल दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, और इसको खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये बराबर देखिए 1/4πε0 के क्यू, अंदर कितना हो जाएगा, ऊपर खोल दीजिए कोष्टक तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा हुआ तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, पूरे का बट्टे देखिएगा, ये आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL मिलकर कितने हो गए 4RL, 4RL, तो 1/4πε0 के क्यू, अंदर हो गया 4RL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, अंदर क्यू का गुणा हो गया तो 4QRL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4QRL को हम क्या लिख देंगे, 1/4πε0 के इंटू 2QL इंटू 2R लिखा जा सकता है, 2QL इंटू 2R देखिएगा, बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 2QL क्यों कर लिए, क्योंकि ये पी की वैल्यू होती है, तो बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू, तो ये 2QL की जगह क्या पुट हो जाएगा, P इंटू 2R बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बगल में आप लिख देंगे सिंस P बराबर 2QL, या पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले, इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, बराबर ये हो गया 1/4πε0 के इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की, न्यूटन प्रति कूलम आप लिखेंगे, ये आपका व्यंजक हो गया किसका, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ नीचे लिखेंगे यह विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। अब देखिए अब एक छोटा द्विध्रुव लेते हैं कि अब यदि L इज लेस देन R हो, मतलब R का मान अर्थात L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा क्या होगा, नगण्य होगा, अच्छा नगण्य होगा। कैसे होगा देखिएगा, थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा कैसे। मान लीजिए L का मान है 0.1, तो L स्क्वायर का जब इसका स्क्वायर करोगे तो 0.1 गुणे 0.1 बराबर हो जाएगा 0.01, ये 0.1 था तो ये तो और भी छोटा हो गया, मतलब L यदि छोटा है तो L स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा। तब इसकी उपेक्षा करने पर, किसकी, L की, तब L की उपेक्षा करने पर, मतलब व्यंजक से L को आप हटा दोगे, उपेक्षा करने पर E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू 2PR अपान ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ आर 12 बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2PR अपान आर की पावर 4, ये ऊपर आर और नीचे 4, तो एक कम जाएगी 4 पावर, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 3, आर की पावर 3 बचेगी, तो ये बराबर हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p अपान आर क्यूब बचेगा। ये आपका छोटे द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया। क्या बता देंगे आप, यह छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण
कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। आप ध्यान दीजिए, इनमें से दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एक ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था, इस पहले क्वेश्चन में आपकी तीव्रता का सूत्र क्या आया है, 1/r²। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्यू आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। ऑप्शन देता है आपको दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर कैसा है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में है, क्योंकि ये नियतांक हो जाएंगे। 1/4π0 क्यू नियतांक हो गया। तो यहाँ पर नोट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यहाँ आप नोट लिख लेंगे कि क्यू आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता जो होती है, तीव्रता वो E अनुक्रमानुपाती 1/r² होती है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता पूछता है तो देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। इतने निरक्षी में भी आएगी, इसलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी दोनों में। आगे अगले वीडियो में आपको निरक्षी पढ़ाया जाएगा, यहाँ अच्छी तक पढ़ाया गया। तो उसमें यदि क्वेश्चन पूछता है, यहाँ इसकी जगह ये पूछ ले, ये क्वेश्चन यदि पूछता है तो ये आंसर देंगे। और यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है, चाहे अच्छी हो चाहे निरक्षी हो, उस स्थिति में तीव्रता क्या होती है, तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आप ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको नोट कर लें। यहाँ यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछता है तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यदि क्यू आवेश के कारण r दूरी पर पूछता है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आज यहीं तक, आप यहाँ तक अध्ययन करिए और निरक्षी स्थिति नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।